हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हमीद चौधरी, यहाँ की जो ईदगाह कमेटी है उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ ये मीटिंग करने का। हमने बहुत कोशिश की थी जम्मू सिटी के अंदर इस मीटिंग को करें, मगर वहाँ इजाजत नहीं दी। कहते हैं कोविड का खतरा है, मगर मुझे लगता है इनको पीडीपी से खतरा लगता है, कोविड से नहीं लगता है। आज मैं खासकर जम्मू के लोगों से बात करना चाहती हूँ। जम्मू के लोग, रोज मैं कश्मीर में तो रोज बात करती हूँ, आज मैं जम्मू के लोगों से बात करना चाहती हूँ। उनको बताना चाहती हूँ 2014 में पूरे मुल्क ने तब्दीली के लिए बीजेपी को वोट डाला। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी, खासकर जम्मू के लोगों ने भी बीजेपी को तब्दीली के लिए वोट डाला, क्योंकि उस वक्त बीजेपी कहती थी सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। इसलिए सबने सोचा कि हम एक तब्दीली लाएंगे, वोट डालेंगे बीजेपी को। मगर हमारी बदकिस्मती ये हुई कि जब बीजेपी की सरकार बनी, जैसा महबूब बेग साहब ने कहा, इन्होंने जो हमारा संविधान है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सामने से हटा के जो बीजेपी का एजेंडा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, मंदिर और मस्जिद को लड़ाना, सिख और क्रिश्चियन को लड़ाना, इन्होंने वो एजेंडा सामने रखा, उस पे काम किया। हमें बताया गया था कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा, 2.5 करोड़ नौकरियां मिलेंगी हर साल, और दूध की गंगा बहेगी। दूध की गंगा तो नहीं बही, बल्कि गंगा में लाशें जरूर बही, जो हमने देखा जब कोविड हो गया। तो किसी तरीके से इन्होंने इस देश में जो तब्दीली के लिए वोट दिया था, वो अच्छी तब्दीली हमने नहीं देखी। जब कोई जवान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे जेएनयू में पढ़ता हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, जब वो इनसे सवाल करता है कि आपने मेरे संविधान का की बेइज्जती क्यों करते हो, तो उसको देशद्रोही कहते हैं, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, उसको कहते हैं ये हिंदुस्तान के खिलाफ बात करता है। और यहाँ जम्मू में भी आपने इसको वोट दिया, और मुफ्ती साहब ने फैसला किया कि चूंकि जम्मू के हिंदू ने, अक्सरियत ने बीजेपी को वोट दिया है, इसलिए हम बीजेपी को अलग नहीं कर सकते। हमें जम्मू के वोट की इज्जत करके बीजेपी के साथ सरकार बना के अटल बिहारी वाजपेयी के प्रोग्राम को, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे चलाएंगे। जिस पॉलिटिकल प्रोसेस की वजह से हमारे बॉर्डर्स पे गोली बंद हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे रास्ते खुले थे, जिसकी वजह से बातचीत हुई थी, जिसकी वजह से मिलिटेंसी कम हुई थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान नजदीक आ गए थे, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो जंग का अखाड़ा बन गया था, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पुल बन रहा था। चाहे वो रावलाकोट रोड खुल गया, चाहे मुजफ्फराबाद। ये सोच के मुफ्ती साहब ने हाथ मिलाया, मगर क्या हुआ? क्या हुआ? हम तो इल्जाम देते हैं अली मोहम्मद जिन्ना को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर सैयद अहमद खान, अंबेडकर जी, सबके साथ लड़ी हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। मगर हमें उनसे एक गिला है, एक शिकायत है कि उन्होंने हमारे मुल्क के का बंटवारा किया, जमीन का बंटवारा किया, और आज हम उनका नाम लेने से गुरेज करते हैं। क्यों? कहते हैं जिन्ना ने, उन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया, हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया। मगर अगर आज आप देखेंगे, आज हजारों जिन्ना है जो न सिर्फ जमीन का तो हो गया, यहाँ के इंसानों का बंटवारा करते हैं, यहाँ के हिंदू मुसलमान का बंटवारा करते हैं।
कोई योगदान नहीं डाला। ये उस वक्त अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज हमें देशभक्ति सिखाते हैं ये। कहीं मुझे इनका एक नाम बताइए जो कभी जेल गए हो, एक लीडर का नाम बताइए जो आजादी के लिए जेल में गया हो, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो। नहीं, ये उनके तलवे चाटते थे उस वक्त अंग्रेजों की। और इन्होंने झंडा कुछ साल पहले अपने वहां लगाया, तब तक हिंदुस्तान का झंडा भी नहीं लगाते थे ये। आज हमें ये सबक दे रहे हैं कि आप देशद्रोही हो, हम देशभक्त हैं। अरे कहां से देशभक्त हो गए आपने तो इस मुल्क के टुकड़े कर रहे हो आप लोग, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हो। वहां उधर हमारे पड़ोसी मुल्क में एक जनरल आया था, वहां तो बड़े जनरल आए, उसने कहा यहां तो इस्लाम है मगर असली इस्लाम मैं लाऊंगा, असली मजहब मैं सिखाऊंगा मुसलमानों को। और मजहब सिखाते सिखाते उसने इतनी नफरत वहां पैदा की, वहां के बच्चों को किताब के बदले बंदूक हाथ में दी, और आज उस पाकिस्तान में बम फटते हैं। आज वो पाकिस्तान कर्जदार हो रहा है, आज वो पाकिस्तान पछता रहा है कि हमने किस जनरल का साथ देके पाकिस्तान की जमीन में जहर बोया, जो आज वो काट रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है आज? हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारी डेमोक्रेसी, हमारी जमहूरियत खत्म, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को खत्म, और जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में टेस्टिंग होती है, पहले जम्मू कश्मीर में देखा जाता है कि यहाँ क्या होगा, फिर वहां हो जाएगा। आप देखिए एक मिसाल, अभी कुछ दिन पहले यहाँ के मुलाजमों ने हड़ताल की बिजली को लेके। पहले तो जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, जो गांधी ने बनाया था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, वो सारा प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सब बेच रहे हैं। सड़कें बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, और हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बिजली को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। यानी कल को अगर प्राइवेट पार्टी आती है, वो आपको बोलती है 10 के बजाय आपको 50 रुपए मुझे देना, आपने देना, आप क्या करोगे? जब उन्होंने हड़ताल की, बजाय इसके कि उनके साथ बातचीत करते, आर्मी को बुलाया। ये हर चीज जो है आर्मी के कंधे पे बंदूक रख के करना चाहते हैं। तो इनमें और उसमें क्या फर्क है? उस जनरल में उसने भी तो यही जहर बोया उधर, जो जहर आज ये बोते हैं। अभी आपने देखा पाकिस्तान के अंदर एक श्रीलंकन को लिंच किया गया, मार मार के उसको जला दिया गया। हमारे यहाँ तो ये भी रोज होता है। अब आप भी बताइए फर्क क्या रहा ज़िया-उल हक के राज में और आज जो इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहा है? आप सोचिए इस बात को। कम से कम वहां जब लिंचिंग हुई तो वहां के वजीर आजम ने उसको क्रिटिसाइज किया, कहा आज पाकिस्तान का सर शर्म से झुक गया। मगर जब हमारे यहाँ लिंचिंग होती है, माइनॉरिटीज को मारा जाता है, दलितों को मारा जाता है, तो उनको हार पहनाए जाते हैं, लिंचिंग करने वालों को हार पहनाए जाते हैं। क्या यही है? क्या यही हमारा मुल्क गंगा जमुना तहजीब का मुल्क है? यहाँ शेर और बकरी एक ही घाट पानी पीते हैं। यहाँ पर गोडसे की सियासत नहीं चलेगी, यहाँ पर गोडसे की सियासत नहीं चलेगी। आज ये जो इस मुल्क की आबादी का 20-25% है, उनको नाम से नहीं बुलाते हैं, मुसलमान नाम से नहीं बुलाते हैं, उनको बाबर की औलाद बुलाते हैं, औरंगजेब के रिश्तेदार बुलाते हैं, उनको दीमक बुलाते हैं, उनको कैंसर बुलाते हैं। मुझे ये बताइए, जब आप 20-25 अपने घर में 100 लोगों में से 20-25 लोगों को इतनी नफरत से देखेगी, तो क्या वो देश आगे बढ़ेगा? आज हमारा मुल्क भुखमरी में पाकिस्तान से भी आगे है, नेपाल से भी आगे है, बांग्लादेश से भी आगे है। इतनी भुखमरी हमारे मुल्क में। हम जीडीपी में बांग्लादेश से पीछे हैं। हम जो जम्मू कश्मीर की रियासत, जिसका जीडीपी 2019 में महाराष्ट्र से भी ज्यादा था, आगे था, आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी 22% जम्मू कश्मीर में है। आज सबसे महंगाई ज्यादा
7% जम्मू कश्मीर में है। जैसे बेग साहब ने सही फरमाया, कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या सबसे बड़ी 370 से है। यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ दूध की नदियां नहीं बह रही, यहाँ तरक्की नहीं हो रही है। अब मुझे बताइए 2019 से 19 तक अगर 1000 नौकरियों के लिए जम्मू कश्मीर के लाख नौजवान अप्लाई करता था, आज उन 1000 नौकरियों के लिए पूरे मुल्क के लाखों नौजवान अप्लाई करते हैं। आपकी बारी कहां से आएगी? आपको बताया जाता था कश्मीरी आपकी नौकरी खाता था। आज देखिए, हम तो कश्मीर में समझते थे कि इनकी नजर कश्मीर की जमीन पे है, मगर जम्मू का क्या हाल, कठुआ का क्या हाल, जहां लोगों को बेघर कर रहे हैं, जिनकी जमीनें छीन रहे हैं और वो जमीनें बड़े बड़े सरमायादारों को दे रहे हैं कारखाने लगाने के लिए। घराना यहाँ जो है आरसपुरा साइड में, जहां पर बर्ड सेंचुरी, अरे भैया आप चिड़िया पालो, क्यों नहीं पालोगे? आपने तो मुल्क को चिड़ियाघर ही बनाना चाहते हो, पालो, बनाओ सेंचुरी, मगर उन लोगों का क्या जो वहां सदियों से रह रहे हैं, जो वहां जमीनों को जोत रहे हैं, उनका क्या होगा? इनके पास आपके लिए देने को नौकरी नहीं, 2 वक्त इज्जत की रोटी नहीं, इनके पास आपको देने के लिए नफरत नफरत नफरत, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। अपने आप को लीडर कहते हैं। अरे आप जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, मैं कहती इंदिरा गांधी थी, वो जंग जीत के आ गई। वाजपेयी जी लीडर थे, वो करगिल में उन पे जंग थोपी गई, उन्होंने वो जंग जीत के दिखाई। आपने क्या किया? चीन तो सारा लद्दाख खा गया। क्या किया? नाम लेते हैं चीन का? नाम लेते हैं क्या चीन का? कि जो चीन लद्दाख में सारी जमीन खा गया है, आपकी हजारों कनाल जमीन पे उसने कब्जा किया है। वहां से देखिए उत्तरांचल, जो दूसरे बाकी हमारे इलाके हैं, वहां देखिए उन्होंने बस्तियों की बस्ती आबाद की। मुंह खोलते हैं क्या? चीन के बारे में मुंह खोलते क्यों? क्योंकि उससे वोट नहीं मिलेगा। जम्मू के लोगों को बताते हैं हमने 370 खत्म किया जम्मू की तरक्की के लिए। नहीं मेरे भाइयों, इन्होंने 370 आपकी तरक्की के लिए खत्म नहीं किया। इन्होंने इसलिए किया ताकि ये यूपी, बिहार, बाकी जगह इलेक्शन में बताएं कि हमने 370 खत्म किया, अब आपको रोटी नहीं चाहिए, अब आपको नौकरी नहीं चाहिए, अब आपको बिजली नहीं चाहिए, अब आपको पानी नहीं चाहिए, आप जाके कश्मीर में प्लॉट खरीदो। यही बोलते हैं ना इलेक्शन में। क्योंकि इनको अस्पताल बनाने थे, एक जैसे अस्पताल बनाने थे मुल्क के अंदर। इन्होंने अच्छी तालीम देनी थी, लोगों को रोजगार देना था, लोगों को 2 वक्त की इज्जत की रोटी देनी थी, मगर वो तो कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तो क्या देते हैं? नफरत, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आज ये मस्जिद गिराओ, ये मंदिर बनाओ, कल वो मस्जिद गिराओ, ये मंदिर बनाओ। इसके गैर इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं ये बात जम्मू के लोगों को बताना चाहती हूँ। क्या आप समझते नहीं कि जिन कश्मीरियों ने 47 में जब पाकिस्तान ने हमला किया, कश्मीरियों ने डंडे उठा के उनका मुकाबला किया और कहा हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। आज वो कश्मीरी मुल्क के खिलाफ क्यों बोल रहा है? उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो यही जनसंघी बीजेपी पार्टी है, जिन्होंने अभी इलाहाक की स्याही खुशक भी नहीं हुई थी, उन्होंने कहा एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान, जिसकी वजह से कश्मीरियों के दिलों में शक पैदा हो गया और तब से कश्मीरी लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप मुझे बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की समस्या कहां से शुरू हुई, तो मैं कहूंगी एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान का जब नारा दिया बीजेपी वालों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जिन्होंने जिन्ना का 2 नेशन थ्योरी को अलग करके इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया था शर्तों पे कि आप हमारी साख, कश्मीर का सिख अलग है, वो पंजाब के सिख के साथ उसकी जबान जरूर मिलती है, मगर यहाँ के डोगरा, यहाँ का सरदार, यहाँ का कश्मीरी, यहाँ का राजपूत, यहाँ का गुजर, यहाँ का पहाड़ी, ये अलग है। ये एक गुलाब था हिंदुस्तान के गुलदस्ते में, उसको तहस नहस किया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। और मैंने कहा ये लेबोरेटरी है। जिस तरह इन्होंने आज आर्मी को यहाँ के मुलाजमों का मुंह दबाने के लिए बुलाया, बंद करने के लिए बुलाया,
अनकरीब आप देखेंगे पूरे मुल्क में जब भी कहीं कोई मुलाजिम स्ट्राइक करेंगे, ये वहां भी आर्मी को बुलाएंगे। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक लेबोरेटरी है। हमारे से इन्होंने शुरुआत की 2019 में 370 आईन को, बाबा साहब अम्बेडकर के आईन को खत्म कर दिया, क्योंकि अगर आप आईन को देखेंगे तो आप 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 370 सिर्फ यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हटा सकती है, जो कि आज है ही नहीं। उसके बाद सीए, उसके बाद एनआरसी, उसके बाद किसानों का कानून। जो कानून लोगों के खिलाफ हो वो कानून हमारे आईन के खिलाफ होता है। मगर उन किसानों को मैं सलाम करती हूं, उनको खालिस्तानी बुलाया, क्योंकि इनके सामने जो खड़ा हो जाता है, बात करता है, उसको आतंकवादी बुलाते हैं, एंटी नेशनल बुलाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, मुसलमान हमको पाकिस्तानी बुलाते हैं। मगर जब इन्होंने हमारे किसानों को खालिस्तानी बुलाया, वो डरे नहीं, उन्होंने पत्थर नहीं उठाया, उन्होंने बंदूक नहीं उठाई, डट के मुकाबला किया और आज उनको कामयाबी मिली, जिसके लिए जितनी भी उनको मुबारकबाद दी जाए वो कम है। और यहाँ सुजवा हो, बटंडी हो, खाली आपके पीछे नहीं पड़े हैं, ये और भी इलाकों में। मैं तो कहती हूँ कि जब इंशाल्लाह सरकार बनेगी, ये जो तमाम कॉलोनीज हैं इनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में इनके हाथ में ये डंडा कभी ना आए, जिसकी वजह से हमारे लोगों को परेशान करते हैं। ये बांटना चाहते हैं आप लोगों को। मैं जम्मू के नौजवानों से कहना चाहती हूँ कि जब तक जम्मू कश्मीर में अमन नहीं होगा, तब तक यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। मुझे बताइए कितने कारखाने लगे 2019 के बाद, कितनी नौकरियां मिली? कुछ भी नहीं। क्या मिला? क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा भुखमरी में हम नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे, वो पाकिस्तान जो कर्जे में जी रहा है इस वक्त। तो मेरा ये कहने का मकसद है, आप गुजर और पहाड़ियों की लड़ाई की जा रही है। हमने कल पीएचडी में भी कहा कि हम उनको अपील करते हैं, आप दोनों कौमें इकट्ठे बैठ के आपस में मिलजुल के फैसला करो, इनके झगड़े में मत आओ। मैं ये बताना चाहती हूँ। मैंने देखा कि नफरतों की इनकी हद नहीं है। इन्होंने दरबार मुंह बंद कर दिया। कभी कहते हैं इतने लोग आओ, फिर कहते हैं नहीं अब इतने आओ। मकसद क्या है? मकसद ये है जो कश्मीरी और डोगरा आपस में मिलते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के घर में खाते हैं, पीते हैं, दुकानों से सामान खरीदते हैं, ये उस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। आज जम्मू का दुकानदार रो रहा है, क्योंकि जो कश्मीरी 6 महीने कमाता था, सर्दियों में जम्मू आके खर्च करता था, आज तो वो भी कंगाल है, कश्मीरी वो भी कंगाल है, और उसको यहाँ आने का बहाना भी इन्होंने खत्म कर दिया। मैंने एक बार एक जम्मू के दुकानदार से कहा, मैंने कहा आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? कहा क्या करेंगे, ये देशद्रोही बुलाते हैं, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको ये देशद्रोही बुलाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ कि जिस तरह लेह और करगिल के लोग इकट्ठे हो गए, उनको सारे हुकूक मिल गए, उनकी जमीन बाहर वाला नहीं खरीद सकता, उनकी नौकरियां बाहर वालों को नहीं मिल सकती। अगर जम्मू और कश्मीर के लोग, खासकर नौजवान तबका इकट्ठा हो जाए तो ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी नौकरियां हो, हमारी जमीन हो, हमारी जायदाद हो, हमारा 370 हो, हमारा 35 हो, सब कुछ इनको वापस करना पड़ेगा माफी के साथ। जिस तरह इनने किसानों के लिए किया, उसी तरह हमारे साथ भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप जिन्होंने यहाँ हमारे जितनी भी टीम है, रशीद मलिक साहब को लेके जितने भी टीम है, हमारे स्टेट सेक्रेटरीज, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे लोग, हमारे जोन प्रेसिडेंट, सबने बहुत मेहनत की। मैंने थोड़ी इनको डांट लगाई थी, आज इन्होंने बहुत मेहनत की रल मिलके। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप यहाँ आए, मेरी बात सुनी, और मुझे उम्मीद है कि जम्मू के लोग कश्मीर के लोगों के साथ हाथ मिलाकर जो हमारा खोया हुआ वकार है उसको बहाल करने के लिए इकट्ठे जद्दोजहद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलो।
तस्वीरें इस समय आप लाइव सुंजवान से देख रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती की बात करें तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो रह चुके हैं जम्मू कश्मीर की, वह अब तमाम लोगों को जो थे वो एड्रेस कर रहे थे। और पीछे की तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये देखिए कितना हजूम जो है वो उमड़ा है और किस तरीके से लोग जो हैं वो एकत्रित हुए थे, उनको सुनने के लिए यहाँ पहुँचे थे। और एक बार फिर इस मंच से आवाज़ जो है वो लगाई गई है 35A और 370 जो है उसे वापस लेना होगा। और जिस तरीके से किसानों से माफ़ी मांगी पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने, उसी तरीके से माफ़ी जो है हम जम्मू कश्मीर के लोगों से, अवाम से मांगनी पड़ेगी। और उसी तरीके से जो है वो उसी तरीके से हमसे भी जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सुनते हैं। फिलहाल इसी मंच से जो है वो एड्रेस किया गया है और साफ तौर पे एक बार फिर से निशाना जो है वो साधा है भारतीय जनता पार्टी पे और उन्हें जनसंघी पार्टी कहा गया है। और तमाम वो आरोप जो है वो लगाए गए हैं। कहा गया है कि वो एक जिना था जिसने पाकिस्तान को बनाया था। यहाँ पर कई जिना हैं जिनकी सोच जो है वो उससे मिलती है और गोडसे की सोच से जो है वो हम देश नहीं चलने देंगे। तमाम बातें जो है और निशाना जो है वो साधा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। फिलहाल इसी मंच से एड्रेस किया गया है। और मैं इतना जरूर कहूँगा आप लोगों को कि पीछे देख सकते हैं आप किस तरीके से पूरा हजूम जो था वो उमड़ा था। यहाँ पे लोग किस तरीके से, कितनी भीड़ जो थी वो एकत्रित हुई थी। हालांकि कल ही ओमिक्रॉन के मामले जो थे वो सामने आए थे, उसके बाद इन्हें परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन फिर ये जगह जो थी वो डिसाइड की गई थी। उसके बाद अब आप तमाम वो चीज़ें देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और ये फिलहाल लाइव तस्वीरें आपको मैंने सुंजवान से दिखाई हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बहु एक्सप्रेस पर। लोग रह के साथ शुभम लेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।